ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 511, एक जानी पहचानी जाति ढूंढना। विशाल गाजिया स्टेडियम के अंदर हजारों हॉलवे और विशाल स्थान थे जहां हजारों जातियां चल रही थीं। कुछ ने सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर चढ़ना चुना। मंजिल के नज़दीक की ज़मीनी सीटें पहले से ही भरी हुई थीं और पहली श्रेणी की जातियों के साथ सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि निचली सीटें ऊपरी क्षेत्रों के सबसे मजबूत लोगों से बनी थीं। ज़ेरास के विपरीत, जिन्हें निचली ज़मीन पर बैठने में थोड़ी दिलचस्पी थी, सेना बस सीढ़ियों पर चढ़ती रहीं। ज़ेरास ने जल्दी से उनका पीछा किया। 72वीं सीढ़ी तक चलने के बाद सेना आखिरकार एक ऐसी जगह रुकी जहां बहुत सारी खाली सीटें थीं और आखिरकार ज़ेरास के साथ एक सीट पर बैठ गईं। तुम यहाँ इतनी दूर क्यों आए हो? नीचे जमीन पर बेहतर दृश्य वाली बेहतर सीटें मौजूद हैं, ज़ेरास ने विरोध किया, जबकि सेना शांत होकर बैठी और पूरी तरह से बेफिक्र होकर नीचे की ओर देखने लगी। वहां बैठने से सिर्फ बेवजह की परेशानी होगी। जो लोग बैठेंगे वे उन लोगों की ईर्ष्या का पात्र बनेंगे जो ऊपर हैं और मानते हैं कि वे उनसे ज्यादा नीचे बैठने के योग्य हैं। तुम्हें पता है कि घटनाओं के बीत जाने के बाद इसका क्या नतीजा होगा? सेना ने अपनी हरी आंखें उसकी ओर घुमाते हुए पूछा। विकास के लिए एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है, ज़ेरास ने उत्तर दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उनमें से रोशनी जल्द ही मंद हो गई। इससे कोई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, इससे केवल अप्रत्याशित परेशानी ही होगी। हम जियारन केवल अपने गैर परेशानी स्वभाव के कारण ऊपरी क्षेत्रों में कुछ शक्तिशाली जातियों से अधिक समय तक जीवित रहने में सक्षम हैं। यहाँ सबसे निचली जातियों के बीच बैठने से कोई झगड़ा नहीं होगा और हमारे पीछे रहने वाले लोगों के लिए कोई वास्तविक अंतर नहीं होगा। इस तरह हम अपनी ओर किसी का ध्यान और ईर्ष्या आकर्षित नहीं करेंगे। सेना ने निचली जाति की ओर देखने से पहले उत्तर दिया। मुझे मत बताओ कि तुम कुछ लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाना पसंद करते हो जबकि तुम नीचे बैठते हो, ज़ेरास ने कहा और अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रख लिया, जो कि वर्तमान में उसके लिए असंभव था। बेशक मैं ऊंची सीट पर बैठना चाहता हूं, लेकिन दौड़ के लिए बलिदान करना होगा। दौड़ मेरी व्यक्तिगत इच्छाओं से पहले आती है, सेना ने गरिमा के साथ उत्तर दिया, जबकि ज़ेरास ने चुप होने से पहले एक सरल सिर हिलाया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह उस विचारधारा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। सुरक्षित खेलने की विचारधारा। यहाँ बैठे हुए भी अभी भी कुछ निचली जातियां होंगी जो सोचेंगी कि जियारन भी उस स्थान के योग्य नहीं है जहां वे वर्तमान में बैठे हैं। जब तक कोई सबसे निचले स्तर पर न हो, प्रतिस्पर्धा हमेशा निरंतर होती है। सुरक्षित खेलने की विचारधारा प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या को पूरी तरह से गायब नहीं करती है, ये केवल तीव्रता को कम करती है, जिसे जियारन एक अच्छी चीज के रूप में देखते हैं, वास्तव में जरूरी नहीं कि बुरी चीज हो। ऐसा कहने के बाद क्या आप उन दौड़ों के बारे में उत्सुक नहीं हैं जो बिल्कुल पहली पंक्ति में बैठने के योग्य हैं? सेना ने कहा। ज़ेरास ने अपने कंधे उचकाए, लेकिन तुरंत अपनी आंखें खोलीं, अपने दाहिने हाथ को अपनी छाती पर झटका दिया। जब उसने अपनी ताज़ी गोरी त्वचा को देखा, उस पर एक छोटा सा कट और एक झुर्रीदार तह देखकर चौंक गया। तुमने मुझ पर चुपके से हमला किया, ज़ेरास ने जोर से विरोध किया, जबकि सेना ने हंसी उड़ाई। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बस तुम्हें चुटकी काटी, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब ज़ेरास ने अपनी बाईं हथेली को कट पर घुमाया और तुरंत झुर्रीदार तह कट के साथ गायब हो गई। लगभग ऐसा लगा जैसे घाव कभी थे ही नहीं। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हो, सेना ने टिप्पणी की, जबकि ज़ेरास गर्व से मुस्कुराया। बेवकूफ, तुम बस ठीक नहीं हुए, तुमने अपने घाव पर समय उलट दिया और इसे वापस उसी स्थिति में ला दिया जैसी तुम्हारी त्वचा लगभग 5 सेकंड पहले थी। ये ठीक नहीं हो रहा है, ये समय उल्टना है। ज़ेरास ने अपनी त्वचा को देखकर अचंभित होकर देखा और सिस्टम उसके दिमाग में गूंज उठा। अब जब उसने इसे देखा तो यह वास्तव में कुछ सेकंड पहले की तरह ही लग रहा था। सिल्वेनिया ने मुझे कुछ जातियों के साथ आपके संबंधों के बारे में बताया, सटीक रूप से नारामा जाति के बारे में, ज़ेरास के कंधे उचकाने पर सेना ने बताया। और उसके बारे में क्या? सिल्वेनिया से सम्मानित जाति के बारे में पूछने का एकमात्र कारण उनकी विशेष सीन की क्षमता थी, जिसने ज़ेरा की जिज्ञासा को जगाने में कामयाबी हासिल की और उसे आश्चर्य हुआ कि ऊपरी क्षेत्र की नस्लीय रैंकिंग में वे किस स्तर पर हैं। लेकिन ये सुनने के बाद कि वे भी जियारन की तरह एक सामान्य जाति हैं, उसने अब उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया। ठीक है, वे वहाँ हैं, सेना ने कहा, जब उसने एक विशेष बैठक को देखा, और तुरंत ज़ेरा की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने देखा कि उसकी दृष्टि कहाँ निर्देशित थी, और उसने उन्हें तुरंत देखा। कुल 3 थे, एक लाल सींग वाला एक बुजुर्ग आदमी और उसके बगल में एक जुड़वा बैठा था, एक लड़की और एक लड़का, जिनके सींगों का रंग ग्रे और सफ़ेद था। मैंने उन्हें आखिरी बार देखे हुए काफ़ी समय हो गया है, ज़ेरास ने जवाब दिया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि नारामा जाति वैसी ही थी जैसी उसने उन्हें पिछली बार छोड़ी थी, और उनके सींगों का रंग वास्तव में उनकी क्षमताओं का चित्रण था।
युवक और महिला के सींगों के रंग से उसे पहले से ही इस बात की संभावना थी कि उनके तत्व क्या होंगे। और वहाँ है, सेन्ना ने कहा जब वह अचानक रुक गई, एक विशेष दिशा की ओर देखते हुए, और उसका मुंह जमीन पर गिर गया। यह क्या है? जेरास ने पूछा जब वह उस जगह को देखने के लिए मुड़ा और उसने एक जाति को काले वस्त्रों में ढका हुआ देखा। वह दुष्ट जाति को अंदर जाने की अनुमति थी। उसने चौंक कर पूछा, और जैसे ही जेरास ने चारों ओर देखा, तभी उसने देखा कि सभी की नज़रें हॉल में मौजूद लोगों के एक समूह पर थीं। क्या उन्हें पहले आमतौर पर अंदर जाने की अनुमति नहीं थी? जेरास ने पूछा और सेन्ना ने गहरी सांस ली। उन्हें अब लगभग 1000 साल से अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सेन्ना ने घोषणा की और जेरा की भौहें सिकुड़ गईं और फिर उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। अब चीज़ें थोड़ी और दिलचस्प होने लगी हैं। अध्याय 512, एक पुराने दोस्त से मिलना। इसमें कुछ भी दिलचस्प नहीं है। अगर दुष्ट जाति 3 संप्रदायों में से किसी एक में शामिल हो जाती तो वे भविष्य में अपने कबीले की रैंक बढ़ा पाते और इसका मतलब ऊपरी क्षेत्रों में व्यवस्था का विघटन होता। सेन्ना ने कहा, जबकि जेरास और भी ज्यादा मुस्कुराया। व्यवस्था का विघटन? अब तुम एक दिलचस्प भाषा बोल रहे हो, उसने जोर से सोचा, अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए, जिस पर एक भी बाल नहीं था, जब सेन्ना ने उसे ऊपर की भौहों से देखा। उफ, क्या तुम इसे एक साथ रख सकते हो? क्यों? सिर्फ इसलिए कि कोई जाति प्रवेश करती है, मुझे बेचैन होना चाहिए। अगर दुष्ट जाति को 3 संप्रदायों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो 3 संप्रदाय उन्हें आसानी से मना कर सकते हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें लगता है कि दुष्ट जाति वास्तव में उस सावधानी के लायक नहीं है जो आप लोग दिखा रहे हैं। जेरास ने दुनिया की परवाह किए बिना कहा, और स्टेडियम के अचानक सन्नाटे के बीच सभी का ध्यान उसकी ओर था। धीरे धीरे जेरास ने अपनी एक आंख खोली और उस जगह को स्कैन करते हुए तीव्र नज़र महसूस की। क्या तुम लोगों ने पहले कभी किसी नए लड़के को नहीं देखा? उसने पूछा, और अपनी सीट पर और भी ज्यादा झुकते हुए, एक पैर को दूसरे के ऊपर मोड़ते हुए और दोनों हथेलियों को अपने सिर के पीछे रखते हुए, उसने पूछा, तुम्हें यहाँ लाना एक आपदा है, तुम जानते हो? जेरास, सेन्ना ने उससे फुसफुसाते हुए कहा, जब जेरास अचानक जेरास साइड स्टेज से जेरास को एक कोमल आवाज सुनाई दी और उसकी आंखें तुरंत चौंक कर खुल गईं। वह आवाज, उसने इसे एक बार पहले भी सुना था, और आश्चर्य की बात यह थी कि यह ऊपरी लोकों में नहीं बल्कि पृथ्वी पर सुनी गई आवाज थी। तुरंत उसकी निगाह बादलों को चीरती हुई सीट के सबसे आगे की ओर आकर टिक गई और उसने उसे देखा। एक बेहद खूबसूरत गोरी चमड़ी वाली महिला, जिसके लंबे काले बाल थे, जिसकी आंखें सांप की तरह थीं, और वह उसे हैरानी से देख रही थी। राजकुमारी, राजकुमारी शेलेरिया, जेरस ने हैरानी से पुकारा जब उसने महिला को देखा और उसके जबड़े लगभग जमीन पर गिर गए। ये वास्तव में राजकुमारी शेलेरिया थी। आखिर वह यहाँ क्या कर रही थी? क्या उसे नारामा जाति की हिरासत में नहीं होना चाहिए था? और अगर वह किसी रहस्यमय तरीके से बच भी गई, तो वह यहाँ कैसे थी? प्रतिभावान लोगों की प्रतियोगिता में उसे याद नहीं था कि वह इतनी प्रतिभाशाली व्यक्ति थी। उसके यहाँ होने का मतलब था कि उसके पास 70% रक्तरेखा शुद्धता भी थी। लेकिन जैसे ही उसने खड़े होकर उसके पास जाने के लिए अपनी मांसपेशियों को तैयार किया, उसने देखा कि उसकी आंखों में फिर से ठंडक आ गई है, और उसने अपना सिर सामने की ओर घुमाया, क्योंकि जेरस ने महसूस किया कि उस पर एक और नज़र है। एक बुजुर्ग महिला की निगाहें, जो निस्संदेह बहुत सुंदर थी, राजकुमारी शेलेरिया के बगल में खड़ी थी। जेरास को घूरते हुए उसके चेहरे पर एक शिकन थी, उसकी सांप की पुतलियां एक तीव्र रक्त लाल रोशनी चमका रही थीं, इससे पहले कि वह अपनी सीट पर बैठती, और उन्होंने जेरास को अनदेखा कर दिया। और जेरास ने अपना स्टैंड अप पूरा करने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि वह कुर्सी पर बैठा रहा। वह समझ सकता था कि कार्यक्रम का तापमान कैसा लग रहा है और उसने सबसे अच्छा विकल्प चुना। आप कोलोसल डेवोरा कबीले की प्रसिद्ध राजकुमारी शेलेरिया को जानते हैं? सेन्ना की चौंककर फुसफुसाहट उसके पास गूंजी जब जेरास ने चारों ओर देखा और देखा कि हर कोई उसे देख रहा था। हर चेहरे की नज़रें उस पर थीं। जेरास पर हल्का दबाव पड़ रहा था, और जिस सीट पर वह बैठा था वह चरमराने लगी। लेकिन फिर स्नोट, जेरास की अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली खर्राटों की आवाज़ कोलोसियम में गूंज उठी, जिसने तुरंत उस पर दबाव को तोड़ दिया क्योंकि उस पर दबाव डाल रहे बुजुर्गों के चेहरे बदल गए। युवक ने 1000 से ज्यादा बुजुर्गों के स्वाभाविक दबाव को एक खर्राटों से तोड़ दिया था। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वह मेरी एक परिचित है, जेरास ने बहुत जोर से कहा क्योंकि सभी के चेहरे बदल गए, और सेन्ना का पहले से ही सफ़ेद चेहरा और भी पीला हो गया क्योंकि उसकी 6 हरी आंखें चौड़ी हो गईं। हरी आभा ने उन्हें पूरी तरह से ढक लिया। हे, वह वास्तव में तुम्हारे लिए खुद को मरवा देगा, है ना, शायलेरा? शायलेरा के बगल में दूसरी महिला ने कहा, लेकिन उसे शायलेरा से केवल एक ठंडी अज्ञानता मिली जिसने बिना किसी स्पष्ट भाव परिवर्तन के जवाब दिया। स्टेडियम में दबाव एक गाढ़ा स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन टूर्नामेंट स्टेज के केंद्र में एक आकृति दिखाई देने पर यह टूट गया।
वह एक एंजेलिया था जिसके पीछे 5 पंख मुड़े हुए थे और वह 1.9 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा था। उसका चेहरा औसत से ऊपर था और उसके बहुत लंबे सफ़ेद बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। उसके प्रवेश ने बढ़ते दबाव को दूर कर दिया क्योंकि वे सभी अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ रहे थे। क्या हम सभी अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं क्योंकि हम 3 दिव्य संप्रदायों के दूतों का स्वागत करते हैं? उसने जोर से घोषणा की और अगले सेकंड में जेरस का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। टूर्नामेंट हॉल में मौजूद हजारों अन्य लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिर उठाए और एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। क्रैक क्रैक क्रैक, आसमान के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज़ गूंजी जब एक विशालकाय ब्लैक होल ने पूरे आसमान को ढक लिया। हे, वे आखिरकार यहाँ आ गए हैं। अपनी आंखें चौड़ी करके खोलो जेरास, और देखो कि सच्ची शक्ति का आरंभिक चरण कैसा दिखता है। सिस्टम की आवाज़ अगले ही सेकंड में गूंजी जब जेरास ने देखा कि विशालकाय ब्लैक होल, जिसने पूरे आसमान को ढक रखा था, टूट रहा था। जब एक विशालकाय हाथ सीधे ब्लैक होल को चीरता हुआ अंदर घुसा और तुरंत ही आसमान में और भी बड़ी दरार बन गई क्योंकि हाथ ने पूरे आसमान को हिंसक तरीके से धकेला और जेरास की आंखों के ठीक सामने आसमान पूरी तरह से फट गया और विशाल दरार के माध्यम से हजारों अलग अलग रूनिक रेखाओं से अंकित एक आंख दिखाई दे रही थी जो उन सभी को घूर रही थी, जबकि कुछ जातियां लगभग घुटनों के बल गिर गईं। दुनिया इतनी छोटी क्यों है? क्रोधित और चिड़चिड़ी आवाज गूंजी और सभी लोग अवाक रह गए। ऊपरी क्षेत्र में आम क्षेत्र में पहला सबसे बड़ा ग्रह इतना छोटा था। अध्याय 513, 3 संप्रदायों का आगमन। आंखें आकाश में मौजूद विशाल दरार से होकर भी नहीं गुजर पा रही थी, इसलिए हर किसी की कल्पना पर निर्भर था कि पूरा शरीर कितना बड़ा होगा। लेकिन धीरे धीरे हाथ और आंखें दरार से बाहर निकल गईं और एक आकृति के उसमें से कदम रखते ही अंतरिक्ष में दरारों से एक अत्यंत चमकीला प्रभामंडल चमक उठा। जो आकृति उन्होंने अभी अभी देखी थी उसकी तुलना में बहुत छोटी थी, और यह कोई और नहीं बल्कि 5 मीटर की ऊंचाई पर खड़े एक आदमी की आकृति थी जिसके नग्न ऊपरी शरीर के चारों ओर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली नसें उभरी हुई थीं, जबकि उसके निचले शरीर पर एक साधारण टखने तक की पतलून पहनी हुई थी। उसके शरीर के चारों ओर सैकड़ों सूक्ष्म लाल खंडहर देखे जा सकते थे जो कभी कभी लाल रोशनी के साथ स्पंदित होते थे, और दरारों से बाहर निकलते हुए कुल 3 और व्यक्ति थे जो दिखने में बहुत छोटे थे और साथ में वे सभागार की ओर तैरते हुए मंच के शीर्ष पर उतरे। भले ही उनका आकार बहुत कम हो गया था और वे पहले की तुलना में कम खतरनाक आभा बिखेर रहे थे, फिर भी वे हर किसी के दिल में डर पैदा करने में कामयाब रहे और पूरे आकाश को अलग करने वाले व्यक्ति की छवि एक ऐसी याद बन गई जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। जेरास के पास बस एक ही सवाल था, अगर वह खुद को छोटा कर सकता था तो पहले पूरे आकाश को अलग क्यों किया? क्या ये दिखावा नहीं है? सिस्टम की तिरस्कार भरी आवाज उसके सिर में गूंजी और जेरा की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। सिस्टम ने उसे कुछ सेकंड पहले ही बताया था कि असली शक्ति क्या होती है, और अब यह उसे बता रहा था कि वे सभी सिर्फ दिखावा कर रहे थे। हमारे विनम्र निवास में आपका स्वागत है, दिव्य युद्ध संप्रदाय। हम, जैसा कि क्रूर दिव्य युद्ध बर्बर लोगों से उम्मीद की जाती है। ऊपर से एक अविश्वसनीय रूप से तेज आवाज में मजाक उड़ाया गया जब पूरा सभागार चौंक गया, जहां एक विशालकाय अंतरिक्ष यान दिखाई दिया जिसका आकार पूरे आकाश और सभी की आंखों को ढंक रहा था। लेकिन जेरास को सबसे ज्यादा झटका उस अंतरिक्ष यान से निकलने वाली हजारों अलग अलग रोशनी से लगा, जिसका स्रोत कोई और नहीं बल्कि उस पर अंकित रूनिक रेखाएं थीं। रूनिक रेखाओं से वह दुनिया में मौजूद लगभग सभी तत्वों को महसूस कर सकता था। आग, पानी, हवा, अंतरिक्ष, समय, बिजली, अंधेरा, बर्फ, रोशनी, लकड़ी और कुछ ऐसे तत्व जिन्हें जेरास समझ भी नहीं पाया। क्या बकवास है, वे अपने अंतरिक्ष यान की सतह पर हजारों रूनिक तत्व कैसे अंकित कर सकते हैं? जेरास ने चौंककर जोर से सोचा जब उसने अंतरिक्ष यान का हैच अचानक खुलते देखा, और अगले ही सेकंड में उसमें से एक काल्पनिक ऊर्जा का खंभा फट पड़ा जिसने अंतरिक्ष को चीर दिया और अविश्वसनीय क्रूरता के साथ मंच से टकराया। फिर भी जब भीड़ को उम्मीद थी कि ऊर्जा के स्तंभों की शक्ति से मंच ढह जाएगा, तो यह वास्तव में धीरे से उस पर उतरा, क्योंकि प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया और जो सामने आया वह कुल 5 समूह थे। 5 विदेशी समूह, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग तत्वों के साथ विभिन्न तराजू में लिपटे हुए थे। उनमें से 4 युवा थे जो जेरा की आयु वर्ग के आसपास थे, जबकि सबसे आगे एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसके लंबे सफेद दाढ़ी के बाल जमीन पर लटक रहे थे। जेरा का ध्यान सबसे ज्यादा उस व्यक्ति की आंखों पर गया। उसकी बाईं आंख जेसन सेलेस्टियल की तरह थी, जिसमें से अत्यंत शक्तिशाली बिजली निकल रही थी, जबकि उसकी दाईं आंख में नरक जल रहा था। स्वागत है, दिव्य ईथर संप्रदाय, उद्घोषक ने जोर से कहा, और सभी लोग अपनी सीट पर बैठ गए और तिरस्कार के साथ दिव्य युद्ध संप्रदाय को घूरने लगे। इससे जेरास को तुरंत पता चल गया कि दिव्य युद्ध संप्रदाय और दिव्य ईथर संप्रदायों के बीच का रिश्ता स्पष्ट रूप से सबसे अच्छा नहीं था। वे वास्तव में मुझे दुश्मन जैसे लगे, जेरास ने सोचा, और सेना ने उसे उत्तर दिया, मैंने सुना है कि दिव्य युद्ध संप्रदायों और दिव्य ईथर संप्रदाय के बीच संघर्ष का कारण उनकी साधना की मान्यताओं के कारण है जो एक दूसरे के विरुद्ध व्यापक रूप से भिन्न हैं।
दिव्य युद्ध संप्रदायों का मानना है कि शरीर सर्वोच्च है, और यहाँ तक कि प्राकृतिक तत्व भी वास्तव में शक्तिशाली शरीर के विरुद्ध पूरी तरह से झुक जाएंगे। दूसरी ओर दिव्य ईथर संप्रदाय दिव्य युद्ध संप्रदाय द्वारा शक्तिशाली शरीर की पूजा को बर्बरतापूर्ण कहता है और कहता है कि सच्ची शक्ति के लिए मन की आवश्यकता होती है, और जो मन के सबसे करीब था या उचित रूप से साधना करने के लिए बहुत उच्च मन की आवश्यकता थी, वह कोई और नहीं बल्कि विभिन्न तत्व थे, सेना ने समझाया और जेरास ने हंसते हुए कहा। हा, यह मज़ेदार है। असली ताकत यह है कि कौन किसको हराता है, मायने ये रखता है कि आप इसे किस तरह से करते हैं। अगर आप मुक्का मारकर हार जाते हैं या बिजली गिरने से हार जाते हैं तो क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ता है? मायने ये रखता है कि आप हार जाते हैं। मुझे लगता है कि यह एक बचकाना नखरा है, जेरास ने खुद को कंधे उचकाते हुए कहा। मैंने सोचा था कि 3 लोग होंगे, आखिरी समूह कहाँ है? उसने पूछा और मंच की ओर देखा और पाया कि एक निश्चित समूह अभी गायब है। वे वहाँ हैं, सेना ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, जहाँ एक समूह अभी आकाश से नीचे उतर रहा था, जैसे कि उस पर कोई मंच मौजूद था जो उनके आंदोलन का समर्थन कर रहा था। सभी ने हजारों रूनों की रोशनी से चमकते हुए सूक्ष्म सुनहरे लबादे पहने हुए थे। वे बहुरंगी रोशनी के छोटे छोटे सितारों की तरह थे और जेरास को सबसे ज्यादा आश्चर्य ये हुआ कि वे सभी महिलाएं थीं। वे तीनों महिलाएं थीं, लेकिन वहाँ एक भी पुरुष क्यों नहीं है? और वे केवल 3 ही क्यों हैं? जेरास ने आश्चर्य से सोचा, जबकि सेना मुस्कुराए। मैंने सुना है कि 1000 परिवर्तन संप्रदाय की रचना स्वयं एक महिला ने की थी, और भले ही उनके वास्तव में पुरुष सदस्य हैं, लेकिन महिलाएं सर्वोच्च पद पर हैं और इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं। एक महिला केंद्रित संप्रदाय? जेरास ने चकित होकर पूछा, जबकि सेना ने हंसी उड़ाई। यह एक हद तक सही है, उसने कहा, जब उसने जेरास को उन्हें काफी घूरते हुए देखा, जबकि वह 3 विनाशकारी सुंदरियों को आकाश से उतरते हुए देख रहा था, जब तक कि वे जमीन पर नहीं उतर गईं, और उसकी भौहें एकाग्रता में अजीब तरह से एक साथ सिकुड़ी हुई थीं। ये वह संप्रदाय है जिसमें तुम्हें प्रवेश करना चाहिए, जेरास। सिस्टम की आवाज उसके सिर में गूंजी, जबकि जेरास की भौहें सिकुड़ी हुई थीं। और ऐसा क्यों? अध्याय 514। जेरास ने अपना संप्रदाय चुना। और ऐसा क्यों? जेरास ने भौहें चढ़ाकर पूछा। अगर कोई संप्रदाय था जिसे वह चुनने पर विचार कर रहा था, तो वह मर्दाना दिव्य युद्ध संप्रदाय होगा। उसके लिए किसी व्यक्ति को मुक्का मारकर हराना बिजली से मारने की तुलना में एक अच्छा विचार था, इसलिए उसने पहले ही तय कर लिया था कि वे उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प हैं। जब तक कि सिस्टम ने उसे 1000 परिवर्तन संप्रदाय में शामिल होने के लिए नहीं कहा, उसे एक महिला केंद्रित संप्रदाय में शामिल होने के लिए। वह ऐसा क्यों करेगा? क्या आपको याद है कि पिछली बार आप कब जमीन पर गिरे थे और अपने आप को अपनी आत्मा के भीतर पाया था? सिस्टम ने पूछा और जेरास ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे याद है। और क्या आप एक बार फिर मेरे घाव को लूटने की कोशिश कर रहे हैं? आप ज्यादातर समय यही करते हैं, जेरास ने बेफिक्र भाव से कहा। अरे बेवकूफ, मैं इस बार गंभीर हूँ। फिर तुम्हें याद है कि तुम वहां कैसे पहुंचे? सिस्टम ने पूछा। जब जेरास फिर से सिर हिलाने वाला था, अचानक वह रुक गया। अगर उसे ठीक से याद है तो उस दिन उसके बेहोश होने का कारण ऑड्रे द्वारा उसे कहा गया एक शब्द था, एक शब्द जिसे 1000 परिवर्तन संप्रदाय का आदर्श वाक्य कहा जाता है। 1000 परिवर्तन संप्रदाय का आदर्श वाक्य आपको ट्रिगर करने में सक्षम था और आपको शेड्यूल से बहुत पहले अपने आत्मा स्थान तक पहुंचने देता था। मेरा मानना है कि यह महज संयोग नहीं है, सिस्टम ने कहा, जब जेरास की भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि 10,000 परिवर्तन संप्रदाय का आपके मूल से कुछ लेना देना है, कम से कम 2 अन्य संप्रदायों से ज्यादा। मेरा मानना है कि आपके माता पिता में से एक, या तो आपकी माँ या पिता, का किसी न किसी तरह से 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के साथ घनिष्ठ संबंध था। मैं संप्रदाय के नाम को देखकर ऐसा कह सकता हूँ। 10,000 परिवर्तन। यह आपके पूर्ण रूप से रूपांतरित जीन की तरह लगता है। क्या आपके परिवर्तन की कोई सीमा है? दूसरी बात, उनका आदर्श वाक्य आपके अंदर कुछ ट्रिगर करने में सक्षम था। ये काम पर और भी अधिक संकेत है। संप्रदाय का नाम आपकी मूल रक्तरेखा जैसा दिखता है और उनके आदर्श वाक्य का आप पर प्रभाव पड़ा। यह एक अच्छी तरह से छिपा हुआ संकेत है जिसे केवल आप ही समझ सकते हैं। 1000 परिवर्तन संप्रदाय में शामिल हों, जेरास, यदि आप अभी भी अपने मूल को खोजने के बारे में गंभीर हैं। और यदि अंत में उनका आपके मूल के साथ इतना करीबी रिश्ता नहीं होता, तो आप वहां अपना मिशन पूरा कर लेते, जो कि मजबूत बनना है। यह एक जीत है, सिस्टम ने कहा, और जेरास की भौहें सिकुड़ गईं और उसने तीनों महिलाओं को और भी अधिक तीव्रता से देखा। उनके सफ़ेद बालों की लंटें एक अजीब रंग में चमक रही थीं, जो उनके लबादों के कोने से उभरी हुई दिखाई दे रही थीं। उनके तीनों चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जब वे भीड़ की ओर हाथ हिला रहे थे, जो उस समय उनके नाम पुकार रही थी। और वे आम क्षेत्र के बीच सबसे प्रिय संप्रदाय भी लग रहे थे। जेरास के भ्रमित चेहरे पर अचानक आराम आते ही सिस्टम ने हस्तक्षेप किया। ठीक है, मैं उनके संप्रदाय में जाने की ओर चलूंगा।
ज़ेरास ने कहा, जब उसे अचानक अपने बगल में एक झुनझुनी वाली हंसी की आवाज़ सुनाई दी और वह सेना की ओर देखने के लिए मुड़ा, जिसने उस समय अपने हाथों को अपने होठों पर रखा हुआ था, अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी। और क्या मज़ेदार है। अरे कुछ नहीं, ये सिर्फ इतना है कि तुम्हारी गंभीर निगाहें, जो बहुत कम देखने को मिलती हैं, ऊपर से उनका पीछा कर रही थीं, जब तक कि वे ज़मीन पर नहीं उतर गए और तुमने लगातार 3 मिनट तक संपर्क बनाए रखा। और इस तरह तुमने तुरंत उनके साथ शामिल होने का फैसला किया। ये तुम्हें थोड़ा कामुक बनाता है, अगर मैं कहूँ तो। सेना ने उसे चंचलता से आंख मारते हुए कहा, जबकि ज़ेरास के चेहरे पर उदासी का भाव उभर आया। आह, तुम सच जानते हो सेना, कोई भी सुंदरता, चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, मेरा दिल नहीं जीत सकती। मैं आखिरी व्यक्ति हूं जिसे तुम व्यभिचारी कहना चाहोगे, ज़ेरास ने तथ्यात्मक रूप से कहा। ठीक है, यह आंशिक रूप से सही कहा जा सकता है। मैंने वास्तव में तुम्हें किसी महिला में रुचि दिखाते नहीं देखा है, सेना ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जबकि ज़ेरास ने एक भान उठाए। तो फिर उसके बारे में क्या, राजकुमारी शेलेरिया? मैं अभी उसे हाथ हिलाता हूँ। क्या ये किसी में रुचि दिखाना नहीं है? ज़ेरास ने पूछा, जबकि सेना ने अपना सिर हिलाया। मैं जिस दिलचस्पी की बात कर रहा हूँ वह ये नहीं है। हो सकता है कि आपने उसे हाथ हिलाया हो और यह भी दावा किया हो कि आप उसे जानते हैं, भले ही आप ये कह सकते हो कि ऐसा कहने से आप किसी तरह की परेशानी में पड़ सकते हैं। मुझे आपकी आंखों में प्यार या इच्छा नहीं दिखती, बस एक छोटी सी चमक जो तेजी से फीकी पड़ गई जैसे ही आई, सेना ने कहा, और ज़ेरा की भौहें सिकुड़ गईं। ये कुछ ऐसा था जिसे वह खुद भी नोटिस करने में विफल रहा। और अगर मैंने तुमसे कहा कि मुझे गुप्त रूप से तुम में दिलचस्पी है, ज़ेरा ने एक फ्लिटिंग स्माइल के साथ कहा, जबकि सेना ने सदमे से 2 बार खांसी और फिर जोर से हंस पड़े। मैं हज़ारों साल का हूं जबकि तुम 1000 से भी कम के हो। ये काम नहीं करेगा, सेना ने ज़ेरा के गुनगुनाने पर कहा। मैं जिस दुनिया से आया हूं वहां उम्र सिर्फ एक संख्या है। मैं कह सकता हूं कि यह एक अजीब दुनिया है, लेकिन तुम ज़ेरा से प्यार नहीं करते, कम से कम महिलाओं से तो नहीं, सेना ने तथ्यात्मक रूप से कहा, और ज़ेरा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है तुम्हारी आंखें हमेशा शोरगुल से भरी, बेजान सी रहती हैं, दर्द में डूबे हुए व्यक्ति की तरह। तुम्हारे उबाऊ और कभी कभी बहुत ज्यादा शोरगुल वाले व्यवहार से ज्यादातर लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास औसत व्यक्ति से 4 ज्यादा आंखें हैं। तुम्हारी आंखें मंद हैं और सिर्फ 3 मौकों पर ही वे चमकी हैं, सेना ने कहा, और पहली बार ज़ेरास ने पाया कि अचानक इस अजीब विषय ने उसका ध्यान बहुत ज्यादा खींचा। ओह, और वे कौन से मौके हैं? पहला तब जब तुमने ऑड्रे से पूछा कि क्या फ्लिफी पर नोवेलिया के साथ भरोसा किया जा सकता है। तुम्हारी आंखें अजीब कारणों से चमक रही थीं, सेना ने कहा, और ज़ेरास ने फ्लिफी को अपने कंधे पर अपने पंजे चाटते हुए देखकर कंधे उचका दिए। वह इतना प्यारा है कि उससे नफरत नहीं की जा सकती। दूसरी बात, जब तुम 3 हफ्ते के बाद अपने ध्यान से बाहर निकली, तुम्हारी आंखें अजीब कारणों से चमक रही थीं, सेना ने कहा, और ज़ेरास ने एक भौं उठाए। अच्छा, यह अजीब है। और तीसरा तब है जब तीनों संप्रदाय अभी अभी प्रवेश कर रहे हैं। आकाश को अलग होते देख और उस विशाल अंतरिक्ष यान को देखकर आपकी आंखें चमक उठीं। और अब मुझे समझ में आया कि जब आप जीवन के सागर से बाहर आए तो आपकी आंखें क्यों चमक उठीं। हाँ, जब आपको सच्ची शक्ति दिखाई जाती है तो आपकी आंखें इच्छा से चमक उठती हैं। या जब आप शक्ति का एक नया स्तर प्राप्त करते हैं, आप वास्तव में किसी व्यक्ति के लिए गिर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास पहले से ही आपका प्यार है, शक्ति और आपकी बिल्ली। अच्छा, यह मुझे अच्छी बात लगती है। शायद। अध्याय 515, अंत में घटनाएं शुरू होती हैं। हम आज यहाँ उपस्थित सभी जातियों का स्वागत करते हैं जो आधी सदी के इस विलक्षण युद्ध की घटनाओं को देखने आए हैं। एंजेलिया उद्घोषक ने शुरू किया, उसकी मधुर आवाज़ पूरे सभागार में जोर से और स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। ये हमारी एंजेलिया जाति के लिए सम्मान की बात है कि हम सामान्य क्षेत्र में मौजूद विभिन्न जातियों के लिए इस कार्यक्रम की मेजबानी करने का सम्मानजनक पद प्राप्त करने वाले हैं, एंजेलिया व्यक्ति ने अपने शांत स्वर में कहा। तीनों संप्रदायों के दूतों से स्वीकृति और जातियों की भीड़ से तालियां बटोरीं। बिना किसी और बात के आइए हम आधी सदी की घटनाओं में उतरें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विलक्षण युद्ध की घटनाएं 3 सर्वोच्च संप्रदायों द्वारा हमें सामान्य क्षेत्र के निचले क्षेत्रों में साधना के चरणों पर उच्चतर और उच्चतर बढ़ने का मौका देने के लिए स्थापित की जाती हैं। सामान्य क्षेत्र में अमर क्षेत्र तक पहुंचने की संभावना सामान्य रूप से 5% है, लेकिन प्रोडिजी युद्ध की घटनाओं के बाद और हमारी जातियों के 3 संप्रदायों में जाने के बाद हमारे पास लगभग 55% है। ये सर्वोच्च संप्रदायों की उदारता की मदद के बिना हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते थे। इसके लिए कोई भी शब्द आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता है। वाह, ये कुछ पागलपन भरी वृद्धि है, ज़ेरास ने सुखद आश्चर्यचकित भाव के साथ कहा। अगर किसी चीज का इतना सकारात्मक प्रभाव हो सकता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इसे इतना महत्व दिया गया।
इसके अलावा आपने हमें केवल बहुत नज़दीक से खेती के उच्च स्तर को देखने और उस तक पहुंचने का मौका नहीं दिया, आपने हमें ग्रेड रैंकिंग में उच्च और उच्च रैंक प्राप्त करने का अवसर दिया। हमारी एंजेलिया जाति इस तथ्य का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है। एक निम्न तृतीय श्रेणी कबीले से हम प्रथम श्रेणी रैंकिंग के शीर्ष 3 तक पहुंचने में सक्षम हुए हैं और हमारे पास हमारी जाति के बीच लगभग 5 अमर क्षेत्र हैं जो हमारे पिछले 0 से अधिक हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक है, ज़ेरास ने आश्चर्यचकित होकर अपने आप से कहा। और इससे भी अच्छी बात यह है कि हम एंजेलिया जाति उन लोगों में से एक हैं जिन्हें आपकी उदारता ने छुआ है। इसके लिए हम कभी भी पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकते, एंजेलिया ने कहा और उसने उन 3 संप्रदायों को एक सौम्य झुकाव दिया जिन्होंने उसे ऊपर उठाया। ऐसा लगता है कि उनकी चमड़ी काफी मोटी थी। उन्होंने इस मामले को ऐसे टाल दिया जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ वह सभागार में लोगों की ओर देखने के लिए मुड़ा और पूछा, लेकिन क्या आप इस सब में से सबसे अच्छे को जानते हैं? सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सभी को हमारे जैसा बनने का एक ही मौका दिया जाएगा, पहली कक्षा की रैंकिंग में तीसरे में से एक। और उस दिशा में पहला कदम यह है कि आपके विभिन्न स्वर्गीय प्रतिभाशाली लोग टूर्नामेंट पास करें और 3 संप्रदायों में से एक में प्रवेश करें। इसलिए यहाँ मौजूद हर युवा पुरुष और महिला जो जन्म से ही सपना देखते हैं कि वे अपनी जाति को उच्च लोकों के शिखर तक पहुँचाएं, ये ऐसा करने का आपका सबसे बड़ा और अंतिम मौका है। इस आयोजन को पास करने के बाद न केवल आप सच्ची ताकत और सफलता के द्वार खोलेंगे, बल्कि आपको अपनी जाति की ताकत और उच्च लोक में अपनी स्थिति को व्यापक रूप से सुधारने का मौका मिलेगा, जिससे अगले हजारों सालों तक आपकी जाति के लिए समृद्धि का एक नया युग शुरू होगा। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि यह एक ऐसा आयोजन है जिसके लिए मैं अपना जीवन देने लायक हूं, इसलिए आप सभी के लिए मेरी सबसे अच्छी सलाह यही है कि इस आयोजन को पास करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से 1000% प्रयास करें। ऐसा न करने पर टीएस मैं ये जानने से बेहतर मर जाना पसंद करूंगा कि यह कैसा लगता है, उन्होंने सलाह दी, क्योंकि उनकी जातियों के विभिन्न बुजुर्ग अपनी विभिन्न प्रतिभाओं को देखने के लिए मुड़े थे जिनकी आंखों से कहा जा रहा था, आप समझते हैं। अनजाने में सेन्ना ने ज़ेरास को तिरछी नज़र से देखा, केवल ये पता लगाने के लिए कि वह वर्तमान में उसके चेहरे पर एक उदास भाव के साथ उसे देख रहा था। क्या? ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए पूछा, जबकि सेन्ना ने अपनी आंखें घुमाईं और थोड़ा हंसी। लेकिन कुछ समय बाद उसकी आभा स्पष्ट रूप से बदल गई क्योंकि उसने अचानक हस्ताक्षर किए, उसकी आंखों में फिर से ध्यान और उदासी आ गई। आप जानते हैं ज़ेरास, हमें इस आयोजन में आने में बहुत समय हो गया है, लगभग 1000 साल। बस इस तथ्य के कारण कि हमारे पास कोई ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है जो इसमें भाग लेने के लिए बुनियादी मानदंडों को पूरा करता हो। इसलिए हम अपनी जाति की आधी ताकत को जोखिम में डालने के लिए तैयार थे ताकि हम निचले क्षेत्र में जा सकें, बस उस तरह के प्रतिभाशाली व्यक्ति को पा सकें। ये बहुत बड़ा जोखिम था क्योंकि अगर कुछ भी हुआ होता तो हम अपनी सेना की रक्षा करने की क्षमता खो देते और हमारे विलुप्त होने में बस समय की ही बात होती। मुझे नहीं पता कि नोवेलिया की तरह किस्मत कैसे काम करती है, लेकिन हमने तुम्हें पकड़ लिया है। हम इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते ज़ेरास। शायद ये हमारे लिए आखिरी मौका हो सकता है कि हम ऊपरी क्षेत्र में सिर्फ तीसरी श्रेणी की आम जाति से ज्यादा कुछ बन सकें। ये हमारा आखिरी मौका है और मुझे पता है कि अपनी जाति का सारा बोझ ऐसे व्यक्ति पर डालना थोड़ा कंजूसपन होगा जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं बस डरता हूँ कि मैं हार जाऊंगा, ज़ेरास ने कहा और सेना की तरफ मुस्कुराते हुए कहा जिसने अपना मुंह चौड़ा किया, इससे पहले कि वह अपने पैरों की तरफ देखती, चुप रहने का विकल्प चुनती। आप अपनी जाति का बोझ ऐसे व्यक्ति पर नहीं डाल रहे हैं जिसका आपकी जाति से कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी जाति का बोझ ऐसे व्यक्ति पर डाल रहे हैं जो आपकी जाति का बहुत बड़ा ऋणी है। मैं अभी भी अंधा होता अगर मैं जेसन सेलेस्ट्रिया से कभी नहीं मिला होता और न ही मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति होता जो मुझे यहाँ ऊपरी क्षेत्र में लाता। यह एक ऐसा ऋण है जिसे मैं केवल इसे पूरा करके ही चुका सकता हूँ। तो मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ, ज़ेरास ने आत्मविश्वास से कहा जब सेना मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में ज़ेरास अभी भी संदेह देख सकता था। उसे अभी भी तुम पर भरोसा नहीं है। अध्याय 516। सिस्टम की आवाज़ उसके सिर में गूंजी जब ज़ेरास असहाय होकर मुस्कुराया। क्या मैं अविश्वसनीय आभा बिखेरता हूँ सिस्टम? हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि तुम इसी में माहिर हो, लोमड़ी की तरह चालाक और चालाक। आगे की पंक्ति में बैठे उन प्रतिभाशाली लोगों को देखो, सिस्टम ने कहा जब ज़ेरास ने स्टेडियम के फ्लोर के सबसे नज़दीक विभिन्न स्वर्गीय प्रतिभाशाली लोगों को नीचे देखा। वे ऊपरी क्षेत्रों के सामान्य क्षेत्र की पहली कक्षा के शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोग थे। उनमें क्या समानता है? उसने पूछा। घमंडी और तिरस्कारपूर्ण भी, ज़ेरास ने भावशून्य भाव से कहा। ज्यादातर लोग इसे गहरे आत्मविश्वास का संकेत कहेंगे। ये कुछ ऐसा है जो आपको ज्यादातर प्रतिभाशाली लोगों में मिलेगा, कुछ ऐसा जो आप में नहीं है। यही वह चीज़ है जो आपको कम भरोसेमंद बनाती है। आप एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति की आभा नहीं बिखेरते,
आप एक चालाक लोमड़ी की आभा बिखेरते हैं जिसने अपनी खूबसूरती से यहाँ तक अपना रास्ता बनाया है, सिस्टम ने जवाब दिया, जबकि जेरास ने हंसते हुए कहा, अपनी खूबसूरती से यहाँ तक पहुँचा हूँ। कितना दिलचस्प है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें तो आपको उन्हें दिखाना होगा कि आप भरोसेमंद हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप अपना सिर उठाएं और अपनी छाती फुलाएं। उन्हें अपनी क्षमता दिखाएं। मौजूद सभी प्रतिभाशाली लोगों को पूरी तरह से खत्म कर दें और यहां तक कि 3 सर्वोच्च संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों की भी पिटाई करें, और फिर वह या कोई भी आप पर फिर से संदेह नहीं करेगा। सिस्टम ने एक दुर्भावनापूर्ण लहजे में सलाह दी, क्योंकि जेरास के चेहरे के सामने अचानक एक अधिसूचना दिखाई दी। नया मिशन जारी। मिशन: इस टूर्नामेंट में आपके सामने जो भी खड़ा हो उसे परास्त करें और निर्विवाद रूप से पहला स्थान प्राप्त करें। इनाम: 1 जोड़ 3 लेवल अप कार्ड। 2 शॉप से एक नया ऑरा रूलेट। ऐसा लगता है कि मुझे खुद को पूरा करने के लिए एक मिशन मिल गया है, जेरास ने मुस्कुराते हुए सोचा। और वैसे भी एक नया ऑरा रूलेट क्या है? एक बार जब आप मिशन पूरा कर लेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो लगता है कि मेरे पास इस मिशन पर पूरी तरह से न जाने का कोई कारण नहीं है। ये कहा गया ठीक वैसे ही जैसे कि प्रोडिजीज युद्ध की घटनाएं हमेशा से सालों से होती रही हैं। टूर्नामेंट किस तरह से आगे बढ़ेंगे ये 3 सर्वोच्च संप्रदायों द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाएगा। इसलिए इस चरण से सर्वोच्च संप्रदाय इस आयोजन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे, एंजेलिया व्यक्ति ने कहा, और अगले ही पल वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया, केवल 3 संप्रदायों के दूतों के साथ जातियों के समूह को छोड़कर। क्या दिव्य ईथर संप्रदाय इस आयोजन की कार्यवाही को दिखाना चाहेंगे? दिव्य युद्ध संप्रदाय के जानवर जैसे दिखने वाले प्रमुख दूत ने दिव्य ईथर संप्रदाय के लंबी दाढ़ी वाले दूत से कहा, जिसने 10,000 परिवर्तन की 3 महिलाओं को देखने से पहले अपनी आंखें घुमाईं। क्या सुंदर महिलाएं सम्मान करेंगी? उसने 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के प्रमुख दूत से बेशर्म मुस्कान के साथ पूछा, जिसने अपनी सीट से उठने और पुलपिट की ओर चलने से पहले अपनी आंखें घुमाईं। सभी को नमस्कार, मैं अमर नरेले हूं और मैं 10,000 परिवर्तन संप्रदाय का दूत हूं जो तीनों संप्रदायों के संयुक्त समझौते के आधार पर इस टूर्नामेंट का निर्देशन करेगा। तीनों संप्रदायों की पूर्व प्रथा के अनुसार हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वादे के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और वह ये है कि आप में से जो कोई भी हमारे साथ जुड़ने का मौका पाता है वह भविष्य में अमर क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होगा। और इस आयोजन की शुरुआत से ही हम अपने वचनों को सच करने में कभी असफल नहीं हुए हैं। और हम ऐसा कैसे करते हैं, आप कहते हैं? खैर, बुनियादी बात यहाँ से शुरू होती है, उन लोगों को चुनना जिनकी क्षमता इस योग्य है, और एक साधक की क्षमता का परीक्षण करना जो उस स्थिति तक पहुंचने में सक्षम हो जिस तक हम प्रत्येक संप्रदाय के 3 प्रमुख दूत पहुंच चुके हैं। 3 चीजें बहुत बड़ी प्राथमिकता हैं: शरीर, मन और आत्मा। इन तीनों चीजों में से प्रत्येक के पास मानदंड है जिन्हें पूरा करना होगा, तभी कहा जा सकता है कि किसी के पास अमर क्षेत्र तक पहुंचने का मौका है। इसलिए बिना किसी देरी के चलिए पहले वाले पर आते हैं। शरीर का परीक्षण, उसने घोषणा की, जैसे ही प्रतिभाशाली लोगों की धड़कनें बढ़ गईं। कोई कह सकता है कि यह पहला परीक्षण है, और यह भी एक ऐसा परीक्षण है जो, दुख की बात है, आप सभी में से 70% को अयोग्य घोषित कर देगा। उसने कहा, जबकि विभिन्न प्रतिभाशाली लोगों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं, वे पूरी तरह से अचंभित थे। सिर्फ पहला टेस्ट ही उनमें से 70% को बाहर कर सकता है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूं कि अगर आप ये पहला टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपके पास बाकी 2 टेस्ट पास करने का 70% मौका होगा। उसने कहा, और जेरास को भी अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ती हुई लगीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टेस्ट आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां हर घंटे के बाद दबाव 1000 गुना बढ़ जाता है। हमारे अनुमान के अनुसार आप में से 10% सबसे प्रतिभाशाली जो यहां मैक 70 की गति से चल सकते हैं, वे पहले दबाव के उतरने के बाद मैक 20 की गति से ही चल पाएंगे, फिर दूसरे दबाव के उतरने के बाद मैक 5 की गति से, और फिर दबाव के तीसरे स्तर पर पहुंचने पर मैक 1 की गति से। इस स्तर को पास करने के लिए आपको तीसरे दबाव के उतरने तक टिके रहना होगा। इसका मतलब है कि आप में से 90% लोग अपने आप अयोग्य हो जाएंगे, जो दूसरे दबाव से कुचलकर पेस्ट बन जाएंगे। उसने घोषणा की कि अधिकांश प्रतिभाशाली लोग सदमे से अपनी सीटों पर गिर गए। लेकिन निश्चित रूप से इसमें एक पेंच है, दबाव क्षेत्र में मौजूद लोगों की संख्या के सापेक्ष है। उसने कहा, जबकि अधिकांश ने खुद को भौहें चढ़ाते हुए पाया। इसका मतलब है कि अगर आप में से 1000 में से अभी सिर्फ 900 रह जाएं, तो वह दबाव जो आपकी गति को मैक 70 से मैक 20 तक गिराना चाहिए, उनकी गति को मैक 40 तक गिरता हुआ पाएंगे। और अगर 700 को हटा दिया जाए तो तीसरा दबाव पहले दबाव से अलग नहीं हो सकता है, और आपकी गति जो मैक 1 तक गिरनी चाहिए वह मैक 30 तक गिर जाएगी। उसने समझाया कि अधिकांश प्रतिभाशाली लोगों ने अपनी भौहें सिकुड़ी और अचानक उनके जबड़े जमीन पर गिर गए, जबकि कुछ प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे पर दुष्ट मुस्कान दिखाई दी, जिनमें से अधिकांश तथाकथित दुष्ट जाति से थे।
तो वे चाहते हैं कि आप लोग एक दूसरे को चीर दें। हे, कितना दिलचस्प। सिस्टम की बुरी आवाज़ ज़ेरा के सिर में गूंजी, जो वर्तमान में अपनी भ्रामक दाढ़ी को साफ कर रहा था। अध्याय 517, एक अमर दुनिया। एक। मुझे लगता है कि यहाँ के अधिकांश लोगों ने पहले परीक्षण की सामग्री को समझ लिया है। 10,000 परिवर्तन संप्रदाय की महिला दूत ने भीड़ के बीच बैठे प्रतिभाशाली लोगों की ओर देखते हुए कहा। और जब तक किसी के सिर में वास्तव में छेद न हो, तब तक उनमें से हर कोई वास्तव में पहले संदेश की सामग्री को समझ गया। जो अराजकता होगी वह कुछ ऐसी होगी जिसे टालना असंभव है। ये कुछ ऐसा है जिसे उनमें से 90% के पास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा यदि वे परीक्षा पास करना चाहते हैं और किसी संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं। ये वास्तव में सबसे अराजक परीक्षा होगी, जहां सब कुछ आपकी युद्ध क्षमता पर निर्भर करेगा कि आप समाप्त न हो, या आपकी छिपने की क्षमता पर कि आप न पाए जाएं या समाप्त न हो। अब क्या आप सभी पहले परीक्षण की सामग्री को समझते हैं? आइए हम इसमें उतरें। बहुत अधिक मृत्यु से बचने के लिए हमने ये पहला परीक्षण एक अमर दुनिया में लेने का प्रस्ताव रखा है, जिसे दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अमर क्षेत्र विशेषज्ञ होने के नाते उसके लिए आपको वास्तविक रूप से मारे जाने से पहले तुरंत क्षेत्र से बाहर निकालना उतना ही आसान होगा जितना कि सांस लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखें, आपको बस तब तक टिकना है जब तक तीसरा दबाव ना आ जाए, जिसमें 3 घंटे लगेंगे। इसलिए इस क्षेत्र में सिर्फ 3 घंटे टिकना बेहतर कहा जा सकता है। इसे सफलतापूर्वक करें और आपके पास अपनी पसंद के संप्रदाय में सफलतापूर्वक शामिल होने का 70% अधिक मौका होगा। आप सभी को शुभकामनाएं। और अब मैं परीक्षण को दिव्य युद्ध संप्रदाय के हाथों में छोड़ दूंगी, उसने अपनी सीट पर वापस जाते हुए कहा, जबकि दिव्य युद्ध संप्रदाय का मजबूत आदमी उठकर पोडियम पर चला गया। अचानक अपने हाथों को ऊपर की ओर बढ़ाते हुए टूर्नामेंट स्टेज के ऊपर का स्थान तुरंत कांच की तरह टूटने लगा और अगले ही सेकंड में बूम, एक विस्फोट हुआ, जैसे कि बम विस्फोट हो गया हो और अंतरिक्ष अव्यवस्थित रूप से मुड़ गया, जिससे एक विशाल ब्लैक होल बन गया जो हवा में रह गया। जब ज़ेरास ने इसे देखा तो उसने पाया कि यह एक डोमेन का दरवाज़ा था, बिल्कुल रोअरी के डोमेन की तरह जो उनकी लड़ाई के दौरान था। आपको बस अंदर जाने की इच्छा करनी है और आपको ऊपर उठाकर अंदर खींच लिया जाएगा। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और वहां अपना सर्वश्रेष्ठ भी देता हूं। आप जितना चाहें उतना नष्ट कर सकते हैं, इससे मेरे डोमेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और आप जितना चाहें उतना गंदा लड़ सकते हैं, मैं अकेला हूं जो आपको देख रहा हूं। हे, उसने कहा, जबकि अन्य 2 दूतों ने अपने माथे पर हाथ रखा। मूर्ख, वे दोनों एक साथ बोले। मुझे लगता है कि यह वही है। सेना की आवाज़ उसके बगल में गूंजी जब ज़ेरास ने विभिन्न प्रतिभाशाली लोगों को देखा जो धीरे धीरे हवा में उठे और एक एक करके पोर्टल में प्रवेश करना शुरू कर दिया। बस छिप जाओ ज़ेरास, तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है और इसे बस शेष कैडेटों पर छोड़ दो। तुम्हें कम से कम दबाव का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ मौजूद ज़्यादातर जीनियस हमसे कहीं ज़्यादा ऊंचे दर्जे के हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि उन्हें खत्म करने के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, तो वे हमसे बदला ले सकते हैं। आप जानते हैं कि इसका क्या नतीजा होगा, है ना? मुझे पूरा यकीन है कि आप यही कहना चाहते हैं, है ना? ज़ेरास ने एक जानकार मुस्कान के साथ पूछा जब उसने सेना की ओर देखा, जिसने खुद को बचाने के लिए अपने होंठ खोले लेकिन जोर से सांस छोड़ी। वहाँ शुभकामनाएं ज़ेरास, उसने अंतिम रूप से कहा। ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए फ्लफी को अपने कंधे पर बिठाया। वह धीरे धीरे उठा। रुको, फ्लफी को वहीं रहने दो। तुम नहीं चाहती कि वह उस सारी विभत्सता से गुजरे, है ना? सेना ने बिल्ली की ओर देखते हुए कहा, जो ज़ेरास के कंधे पर बैठी थी और उसकी बात सुनने के बाद अचानक अपना सिर उसकी ओर घुमा लिया। जब उसने सेना पर अपनी छोटी जीभ से प्रहार किया और पोर्टल को देखना जारी रखा, तो उसके मुंह से आकाशीय नीले रंग की थूक की बूंदें निकलीं। ये विभत्सता केवल तुम्हारे मन में है, सेना। इस परीक्षा में कुछ भी विभत्स नहीं होगा, ज़ेरास ने उत्तर दिया और वह लगभग 1000 प्रतिभावानों के साथ तेजी से पोर्टल में गायब हो गया। इस वर्ष की प्रतियोगिता सबसे कठिन और अब तक की सबसे कठिन होगी। ये शब्द मंच पर बैठे तीनों संप्रदायों के दूतों के बीच जोर से और स्पष्ट रूप से गूंज उठे। ये सच है, दिव्य ईथर संप्रदाय के लंबी दाढ़ी वाले दूत ने कहा, अन्य संप्रदायों की सहमति प्राप्त करते हुए। लेकिन अब छात्रों को केवल प्लेट पर खड़ा करके स्वीकार करने का समय नहीं है। हमें उनकी क्षमता का उचित परीक्षण करना चाहिए क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं। हमारे पास उन लोगों को प्रशिक्षित करने में ज़्यादा समय बर्बाद करने के लिए नहीं है जो केवल तोप के चारे के अलावा कुछ नहीं होंगे। डोमेन खोलने वाले दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत ने पोर्टल की ओर देखते हुए निर्दयी स्वर में कहा। शरीर के लिए पिछला परीक्षण केवल एक विशेष पैमाने पर खड़ा होना था जो उनके शरीर की गुणवत्ता का आकलन करेगा और यदि वे न्यूनतम तक पहुंचते हैं तो उन्हें पास कर दिया जाएगा। इसने तीनों संप्रदायों को कुछ ऐसे मूर्खों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया है जिनके पास केवल विशेष शरीर हैं और जीवित रहने की सामान्य समझ शून्य है। इसलिए उन्होंने इस बार परीक्षण के क्रम को बदलने का फैसला किया था।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे कई प्रतिभाशाली लोगों को खो देंगे, लेकिन यह इसके लायक होगा क्योंकि इस बार वे मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता को प्राथमिकता देंगे। योजक चिन्ह, मुझे उम्मीद है कि तुम इस पहली बाधा को पार कर जाओगे ज़ेरास। हमारी जियारन जाति इस आधी सदी की विलक्षण घटनाओं को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती, या फिर हम हमेशा के लिए एक आम जाति बनकर रह जाएंगे। सेना ने पोर्टल में देखते हुए खुद से सोचा, और सच में यही बात दूसरे दूतों के लिए भी कही जा सकती है। पोर्टल की ओर देखते हुए उन सभी की आंखों में डर था, लेकिन पहली कक्षा की जातियों की आंखों में डर का एक भी अंश नहीं था, और वे अकेले थे जो बिना किसी चिंता के शांति से बैठ सकते थे। यह अहंकार का संकेत नहीं था, बल्कि अपनी प्रतिभा पर सर्वोच्च विश्वास का संकेत था। अध्याय 518, एक अमर दुनिया 2। जैसे ही ज़ेरास ने अपना सिर ऊर्ध्वाधर भंवर में डाला, पूरी दुनिया तुरंत ही अंधेरे की छाया में बदल गई, और दूसरों की तरह वह भी तेजी से भंवर में गायब हो गया। दृष्टि और श्रवण की भावना उससे दूर हो गई, क्योंकि वह एक बार फिर अपनी आंखें खोलने से पहले अज्ञात समय तक रहा। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तियों की सरसराहट, दूर से बहते पानी की आवाज, और एक पुराने पेड़ की छाल पर हजारों पैरों की सरसराहट, ये सब कुछ था जिसे ज़ेरास की इंद्रियां तुरंत पकड़ सकती थीं जब उसने पोर्टल में कदम रखा। वह एक जंगल के बीच में था, चारों ओर से घिरा हुआ था, और सबसे पहले उसने एक पेड़ की ओर चलकर उसे अपने हाथों से छुआ। वह देख सकता था कि यह असली और ठोस था, और फिर वह पेड़ पर दौड़ रही चींटियों में से एक की ओर चला गया और उनमें से एक को कुचल भी दिया, और उसके द्वारा बनाए गए छोटे घाव से खून बहने लगा, क्योंकि ज़ेरास की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। ये वास्तव में ठोस लग रहा था, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, फ्लफी? ज़ेरास ने अपने कंधे पर बैठी छोटी बिल्ली से पूछा, जिसने अचानक अपना सिर एक तरफ झटकने से पहले बार बार सिर हिलाया और फिर अपना ध्यान वापस अपने पंजे पर केंद्रित किया और उसे चाटना जारी रखा। कदम कदम कदम। और जहां फ्लफी पहले देख रहा था, वहां से एक विदेशी आकृति के जंगल से बाहर निकलते ही कदमों की आवाज सुनी जा सकती थी। लेकिन जैसे कि ज़ेरास मर चुका था, वह अभी भी पेड़ पर झुका हुआ था, जीवों को देख रहा था। किसने अनुमान लगाया होगा कि इस नारकीय दुनिया में आने पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका पहला विचार यह जांचना होगा कि पेड़ और पौधे कितने असली हैं। ज़ेरास के जमीन से उठते ही आकृति की आवाज उसके सिर में गूंज उठी और उसने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। यह आकृति एक नर मानव जैसा एलियन था, जो लाल रंग के शल्कों से ढका हुआ था और 1.9 मीटर की ऊंचाई पर था, जो ज़ेरास से सिर्फ एक सिर कम था। उसका चेहरा ज़ेरास जितना ही सुंदर था, उसे घिनौना नहीं लगा। उसके पीछे ज़ेरास उसकी पीठ पर लटका हुआ बड़ा लाल धनुष देख सकता था, जो उसके धनुर्धर होने की स्थिति को दर्शाता था, और उसने बस आह भरी। चले जाओ। आवाज, जो किसी इंसान की तरह लग रही थी, भिनभिनाती हुई मक्खी को भगा रही थी, तब सुनाई दी जब ओलर सदमे में वहीं खड़ा था और उन दोनों को देख रहा था। वह देख सकता था कि बिल्ली ने उसकी उपस्थिति को देखा था, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया था, और अब मालिक उसे चुप रहने के लिए कह रहा था। ये नामहीन और कमजोर दिखने वाला एलियन उसे शीर्ष 100 प्रथम श्रेणी के कुलों में से एक के प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुप रहने के लिए कह रहा था। हा 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 हा। नर के हंसने पर तीव्र हंसी की आवाज सुनी जा सकती थी, और ज़ेरास अपनी भौं उठाकर उसके पीछे मुड़ा, तीव्र हंसी का कारण जानने के लिए सोच रहा था। क्षमा करें, मुझे सच में खेद है, एलियन ने अपना पेट कसकर पकड़ते हुए कहा। बस इतना ही है कि मुझे ऐसा घमंडी व्यक्ति, या यूं कहें कि ऐसा घमंडी जोड़ा देखे हुए बहुत समय हो गया है। तुम्हारे पालतू जानवर ने मुझे देखा और अपने पंजे चाटना जारी रखा, और तुमने भी मुझे देखा और मुझे भगा दिया। ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपना प्रतिद्वंद्वी ही नहीं मानते। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों है, एलियन ने कहा, और एक तेज गति से एक तीर, जिसकी नोक पर एक अत्यंत शक्तिशाली लाल प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था, अब ज़ेरास के माथे की ओर इशारा कर रहा था। आह। ज़ेरास ने पेड़ों पर चींटियों की ओर अपना ध्यान वापस मोड़ने से पहले आह भरी। सबसे पहले, फ्लफी कोई पालतू जानवर नहीं है, वह एक साथी है, ज़ेरास ने एरिक की भौं उठाते ही सही किया। दूसरी बात, अपनी दुनिया में वापस आकर मैंने सीखा कि तीरंदाज दूर से गोली चलाते हैं, वे करीबी लड़ाके नहीं हैं। और तुम मुझसे सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर खड़े हो, मैं एक कदम में ही वह दूरी तय कर सकता हूँ। ज़ेरास ने उदासीन भाव से कहा। तुम्हें कम आंकना। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि यह बहुत अनुचित होगा। तुम जानते हो, मेरे पास बहुत ज्यादा लाभ है। शायद अगर तुम 5000 मीटर दूर खड़े होते तो मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर लेता। और जहां तक मेरे साथी की बात है, उसने भी इस तथ्य को समझा, और इसलिए उसने भी तुम्हें अनदेखा कर दिया। ज़ेरास ने एक बेफिक्र भाव से कहा, जब वह अपनी इच्छा की पुष्टि करने के बाद जमीन से उठा। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में एक डोमेन है, लेकिन ये रोरी से बहुत अलग है। यह अपने आप में एक पूरी दुनिया की तरह है। ज़ेरास ने अपने दिमाग में सोचा, और ऐसा करके वह जंगल में और अंदर चला गया, और जल्द ही एरिक की चौंकी हुई आंखों के नीचे गायब हो गया, जिसने बस अपना धनुष खटखटाया और तब तक गोली नहीं चलाई जब तक कि युवक उसकी सीमा से दूर नहीं चला गया। क्या अभी क्या हुआ? एरिक ने खुद से चौंक कर पूछा, क्योंकि वह अपने कांपते हाथों को देख रहा था।
हालांकि उसका शिकार उसके ठीक सामने खड़ा था और बचाव की कोई भी निशानी नहीं थी, फिर भी वह धनुष नहीं चला पा रहा था, जैसे कि उसके शरीर ने तीर छोड़ने के लिए उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया हो। ये पहली बार है जब मैंने ऐसा महसूस किया है, एरिक ने अपने दिमाग में सोचा, और 2 मिनट के बाद उसने अपना धनुष वापस खींच लिया और वापस उस ओर मुड़ गया जहां से वह आया था, और फिर वहां से चला गया। बेचारे को पता नहीं था कि यही वह बात थी जिसने उसे टूर्नामेंट से बाहर होने वाले पहले व्यक्ति बनने से रोक दिया था। कुछ देर तक बिना किसी उद्देश्य के भटकने के बाद ज़ेरास अचानक अपनी जगह पर रुक गया, इससे पहले कि उसकी आंखों में एक उत्सुकता भरी नज़र दिखाई दे। तुम काफ़ी समय से मेरा पीछा कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? उसने पूछा, लेकिन पूरा जंगल अगले 1 मिनट तक खामोश रहा। फिर आखिरकार हवा से एक आकृति प्रकट हुई, एक आकृति जो एक गहरे रंग के लबादे में लिपटी हुई है और उसमें से बहुत ही मोटी काली गैसें निकल रही हैं। तुम वाकई मेरे लिए कुछ कर सकते हो? यह आवाज़ मानो लोहे के टुकड़े आपस में रगड़ रहे हों, काले लबादे के अंदर से निकली और ज़ेरास ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ओह, फिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारा दिल खा लेने दो इससे पहले कि तुम टेलीपोर्ट हो जाओ। म्याओ। अध्याय 519, मुझे अपना दिल दे दो। शर्माते हुए बिल्ली के बच्चे की हैरान करने वाली आवाज़ गूंजी जब उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने उस लबादे वाले व्यक्ति को देखा। ऐसा लगता है कि तुम मेरी बिल्ली का भी हैरान करने वाला ध्यान आकर्षित करने में कामयाब हो गए हो। अगर मैं कहूं तो यह वाकई एक बड़ी उपलब्धि है, ज़ेरास ने एक उत्सुक भाव के साथ सोचा, क्योंकि उसने लबादे वाले व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देखा। आखिर किस तरह का पागल किसी के सामने आकर उसका दिल मांगता है? तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना दिल दे दूं? ज़ेरास ने एक बार फिर पूछा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसने गलत नहीं सुना है, और दूसरी तरफ से चुप्पी जवाब के तौर पर पर्याप्त थी। तो अपना हुड उतारो और मुझे अपना चेहरा दिखाओ। शायद अगर तुम काफ़ी सुंदर हो तो मैं तुम्हारे लिए समलैंगिक बन सकता हूँ और वास्तव में तुम्हें अपना दिल दे सकता हूँ। दूसरे शब्दों में, तुम मेरा दिल चाहते हो तो मुझे दिखाओ कि तुम इसे पाने के योग्य हो। ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अगले ही पल दुनिया में अंधेरा छा गया और पहले का दिन एक घनघोर अंधकार में बदल गया जिसमें रोशनी देने के लिए चांद भी नहीं था। तुम्हारे दिल के बदले में अपनी योग्यता साबित करने के लिए मेरे लिए यह एक उचित विनिमय है। ज़ेरास ने उस आकृति को छाया में गायब होते हुए देखा। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी आकृति की काली आस्तीन से लटकती हुई काली जंजीरें जो उसके फीके पड़ने से पहले उभरी थीं। लेकिन अंधेरे में भी ज़ेरा की आंखें रात में एक बिल्ली की तरह थीं, सिवाय इसके कि वे हजारों छोटे क्रिस्टल की रोशनी से चमक रही थीं जो उसकी आंखों के केंद्र में समाहित लग रहे थे। अगले ही पल ज़ेरास ने अचानक अपना सिर बाईं ओर झुका लिया, क्योंकि एक अविश्वसनीय रूप से ठंडी सफ़ेद रोशनी भयावह गति से चमकी, जिससे पता चला कि यह एक सुई है। फिर भी यह रात की तरह शांत था, क्योंकि ज़ेरा की आंखें तेजी से चमक उठीं और अचानक उसने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर उठाया, और फिर इसके बाद हाथों के आपस में जुड़ने की आवाज़ आई। जब ज़ेरास ने एक पागल मुस्कान के साथ अपने सामने देखा, उस लबादे वाले व्यक्ति को देखा जो सिर्फ एक हाथ की दूरी पर खड़ा था। उसके भूतिया पंजे उसके दिल से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर रुके थे। अचानक ज़ेरास ने अपनी बांह को अपने करीब खींचा और आकृति का चेहरा उसके चेहरे से सिर्फ 1 इंच पहले दिखाई दिया। ज़ेरा की आंखों से निकलने वाली रोशनी उसके चेहरे को ढंकने वाले अंधेरे को रोशन कर रही थी और लबादे के नीचे का विचित्र हड्डीदार चेहरा दिखा रही थी। ये प्रहार हमेशा के लिए आपकी चेतना में समा जाए, ज़ेरास ने उससे प्रार्थना की, और अगले ही सेकंड में उसके दाहिने हाथ की हथेली भयानक शक्ति के साथ हिंसक रूप से आगे की ओर बढ़ी। अविश्वसनीय रूप से तेज गति ने उसके रास्ते में मौजूद अंधेरे को उड़ा दिया और ये लबादे वाले व्यक्ति के पेट में सिर से टकराया, जबकि उसके शरीर ने हवा में एक चिकना एन आकार बनाया गया। दर्द की कराह सुनी जा सकती थी इससे पहले कि अचानक लबादे वाले व्यक्ति के चेहरे के क्षेत्र से हजारों अविश्वसनीय रूप से नुकीली सुइयां भयानक गति से बाहर निकलीं, जैसे कि ज़ेरास ने उन्हें चकमा देने की तैयारी करते हुए मुस्कुराया, यहाँ तक कि इतनी अविश्वसनीय रूप से नज़दीक और विनाशकारी रूप से तेज गति से भी। लेकिन अचानक वह रुक गया क्योंकि वह खड़ा था। सुइयां जहां वह पहले खड़ा था वहां टकरा रही थीं, जिससे एक अंतहीन शून्य पैदा हो गया जहां वह खड़ा था पहले था। ज़ेरा की पकड़ से बचकर लबादा पहने हुए व्यक्ति ने पीछे की ओर देखा और अपनी नज़र उस दूरी की ओर घुमाई जहां ज़ेरास 50 मीटर दूर खड़ा दिखाई दे रहा था। उसने आसानी से 1 सेकंड से भी कम समय में वह दूरी तय कर ली थी। तो अब आप देख सकते हैं, मेरे दिल को प्रभावित करना इतना आसान नहीं है, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी बाहें मोड़ लीं और उस व्यक्ति को घूरने लगा जो चुप रहा और फ्लफी को देखने से पहले उसे देखता रहा जो उसके कंधे पर बैठा था। मुझे लगा कि तुम मेरे हमलों से बच सकते थे, लेकिन तुमने पीछे हटने का फैसला किया क्योंकि तुम्हें डर था कि सुई तुम्हारे कंधे पर बैठी बिल्ली को नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे अभी अभी तुम्हारी कमजोरियों में से एक के बारे में पता चला है। ज़ेरास के कंधे उचकाने पर लबादा पहने हुए व्यक्ति ने घोषणा की। तुम एक खोखले कंकाल के लिए बहुत जल्दी सीख जाते हो, उसने कहा।
ये वैसा ही था जैसा कि आकृति ने कहा था। जबकि जेरास आसानी से उन सभी सुइयों से बच सकता था, वही बात फ्लफी के लिए नहीं कही जा सकती थी, जिसके चूक जाने की अधिक संभावना थी, और इसलिए उसे छेद दिया गया। इसलिए उसने चकमा देने का विकल्प चुना। तुम्हें इसका पछतावा होगा, वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने कहा, और अगले ही पल उसकी खुली हुई आस्तीन से अंधेरे की जंजीरें, जिनके सिरों पर ठंडी सुइयां चमक रही थीं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि हजारों जंजीरें आकृति की आस्तीन के नीचे तक फैली हुई थीं, जो सांपों की तरह उसके पैरों के चारों ओर दुबकी हुई थीं, जैसे जेरास ने एक भौं उठाई हो। मुझे लगा कि वे उसके हथियार हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अपने अंधेरे शरीर को जंजीरों में बदलने में सक्षम था। कितना दिलचस्प है, जेरास ने अपनी सांस के नीचे सोचा, और अगले ही पल वह हवा में था। एक लंबी जंजीर वाली सुई उसके पैरों के नीचे जमीन से निकलकर हवा में उसका पीछा कर रही थी। अगले ही पल सैकड़ों जंजीरें हवा में अचानक दिखाई दीं और जेरास को चारों तरफ से घेर लिया, इससे पहले कि वे तुरंत तेजी से आगे बढ़ें और उसकी छवि को चीर दें। लेकिन जो बात उस वस्त्रधारी व्यक्ति के लिए चौंकाने वाली थी, वह ये थी कि जेरा की टेढ़ी छवि से बिल्कुल भी खून नहीं निकला और वह केवल हवा में बिखर गई। तभी उसका चेहरा तुरंत बदल गया, क्योंकि उसके द्वारा छोड़ी गई शेष जंजीरें बिजली की गति से उसके पीछे भेजी गईं, लेकिन उन्हें तुरंत एक हाथ से दूर कर दिया गया, जो भयानक गति से उसकी गर्दन की ओर बढ़ता रहा। बिजली की गति से प्रतिक्रिया करते हुए लबादा पहने आकृति ने अपना सिर किनारे की ओर खिसकाया, अपनी ओर बढ़ रहे हाथों की पकड़ से बचकर। लेकिन जब उसे लगा कि उसका सिर बिना किसी प्रतिरोध के नीचे धकेला जा रहा है, तो वह भ्रमित हो गया और फिर तारांकन का बूम, धूल और ऊर्जा का एक मशरूम जो आकाश तक पहुंच गया था, जंगल के चारों ओर के अंधेरे को दूर करते हुए दिखाई दिया और दिन का उजाला एक बार फिर से जारी हुआ। कुछ समय बाद ऊर्जा का मशरूम बिखर गया और युद्ध का आदान प्रदान देखा जा सकता था। जेरा के पैरों के ठीक सामने एक अंतहीन खाई और लबादा पहने आकृति कहीं नहीं दिख रही थी। बेचारा लड़का, जेरास ने आहें भरते हुए और दृश्य से दूर जाने से पहले खुद से सोचा। तुम फंस गए हो। ओह, अध्याय 520, एक डोमेन के भीतर फंसा हुआ। जेरास ने अचानक अपना ध्यान अपने टखनों की ओर केंद्रित करते हुए गुनगुनाया, और तभी उसने इसे देखा, अंधेरे की एक लपट जो वर्तमान में उसके पैरों के चारों ओर लिपटी हुई थी। अगले ही सेकंड में एक विशाल बल ने हिंसक रूप से खींचा, क्योंकि वह जिस जगह पर खड़ा था वह जमीन टूट गई और वह अपने सामने खाई में उड़ता हुआ चला गया। जमीन के नीचे घना अंधेरा था, क्योंकि जेरास को तेजी से एक खास जगह की ओर नीचे की ओर खींचा जा रहा था। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसकी आंखों में एक रून चमक उठा, क्योंकि जेरा ने उस रास्ते पर एक विशाल सुई देखी जहां वह उड़ रहा था। अगले ही सेकंड में उसने अपने हाथों को मुट्ठी में कस लिया। एक तराजू अत्यंत शक्तिशाली सुनहरे प्रकाश से भरा हुआ था। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से नीचे की ओर मुक्का मारा, क्योंकि विनाशकारी ऊर्जा की एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शॉकवेव बाहर की ओर उठी, जो अत्यंत तेज विशाल सुई की नोक से टकराई, जिससे उसके स्थान पर दरारें पड़ गईं। तुरंत उसके हाथ ने आखिरकार संपर्क बनाया और ये तुरंत अंधेरे के धुएं में उड़ गया, क्योंकि जेरस अंधेरे को चीरता हुआ तेजी से नीचे की ओर चढ़ गया। शैडो डेविल डोमेन एक्सपेंशन, अनंत पतन का विनाश। शब्द शैतानों की दहाड़ की आवाज की तरह तब गूंजे जब जेरस ने अपने गिरने के दौरान अपना सिर ऊपर किया और दो विशाल हाथों को अपनी उंगलियों के साथ एक साथ लपेटते हुए देखा और उसकी नज़र को अवरुद्ध करते हुए आकाश को अवरुद्ध कर दिया। लेकिन वापस ऊपर जाने के बजाय जेरस ने और भी अधिक गति से नीचे की ओर बढ़ते हुए उपहास किया। चलो देखते हैं कि जब मैं तुम्हारे पास पहुंचता हूं तो कौन बर्बाद होता है, उसने बुदबुदाया, जब अचानक उसकी आंखें बदल गईं, क्योंकि उसने महसूस किया कि सैकड़ों अजीब मूर्तियां अचानक उसके चारों ओर दिखाई दे रही थीं, क्योंकि वह तेजी से नीचे उतर रहा था। उनमें से प्रत्येक 10 मीटर लंबा कंकाल था, जो हवा में क्रॉस लेग बैठा था। जेरास नीचे उतरा और अचानक उन सभी ने अपनी आंखें खोलीं। घूमता हुआ अंधेरा अचानक उसी समय उस पर टिक गया। सैकड़ों शैतान मूर्तियों की आंखें अचानक एक ही आकृति पर टिक गईं। एक में घूमने वाली शक्ति और भयावह आभा एक छद्म ब्रह्मांड रैंक को आधा मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त होती, सैकड़ों की तो बात ही छोड़िए। आपने जो सबसे बड़ा पाप किया है, जेरास ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उनके प्रत्येक जबड़े से शब्द निकले। क्या यह एक सवाल है? गलत जवाब, उन्होंने सभी ने कहा, और अगले ही सेकंड में उनकी आंखों से अविश्वसनीय गति से सैकड़ों काले खंभे निकल आए। वह तुरंत हवा में सीधा हो गया और तुरंत दोनों हाथों को मुट्ठी में बांध लिया और उसने अंधेरे के एकीकृत स्तंभ पर दोनों को ऊपर की ओर पटक दिया। काबूम, तीव्र सुनहरी रोशनी और अंधकार भयावह शक्ति से टकराए। उनकी विनाशकारी अवशिष्ट तरंग एक साधारण पीक गैलेक्सी रैंक को मिटाने के लिए पर्याप्त थी। जेरस ने खुद को अपनी पिछली गति से 3 गुना तेजी से नीचे उड़ते हुए पाया, लेकिन वह अभी भी अंधेरे की किरणों को नष्ट करने में सक्षम था, क्योंकि उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं जबकि सिस्टम की आवाज उसके सिर में गूंज रही थी। क्या दिलचस्प दृश्य है! एक डोमेन अपने स्वयं के विशिष्ट नियमों और प्रश्नों के साथ अंकित है। यदि आप प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो आप अपने आप डोमेन से मुक्त हो जाते हैं,
लेकिन जब तक आप प्रश्न में असफल होते रहेंगे तब तक आपको मूर्तियों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, जो बिना किसी सीमा के बदतर और बदतर होता जाएगा। अगर आप मुझसे पूछें तो यह वास्तव में एक सुंदर डोमेन है, सिस्टम ने कहा, और जेरस ने एक भान उठाए। तो आपको लगता है कि यह डोमेन अद्भुत है? जेरस ने एक भान उठाए। ये बहुत अच्छा है, सिस्टम ने पुष्टि की, और जेरस के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया। मैं तुम्हें कुछ और अच्छा दिखाता हूँ। ओह, और वह क्या है? मैंने इसे कैसे शानदार तरीके से बर्बाद कर दिया, जेरास ने जवाब दिया, और अगले ही सेकंड में उसकी आंखों में क्रोध और अधीरता की चमक दिखाई दी। दहाड़! जेरा के होठों से एक विनाशकारी दहाड़ निकली और उसका आकार तुरंत ही बढ़ने लगा और इतना चौड़ा हो गया कि वह 100 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा हो गया, जो कि प्रत्येक मूर्ति से 10 गुना अधिक ऊंचा था। फिर जेरा की पीठ से 12 भुजाएं फट गईं और उनमें से हर एक पर पीली रोशनी छा गई। अगले ही पल हल्के पीले रंग के खंडहरों से लिपटा हुआ और 10 मीटर तक पहुंचने वाला एक डंडा उसके हर हाथ में दिखाई दिया। तुमने सबसे बड़ा पाप क्या किया है? शैतान की मूर्तियों की आवाज़ें गूंज उठीं और जेरा की मुस्कुराहट उसके कानों तक फैल गई। हे, तुम जल्द ही समझ जाओगे। धमाका, धमाका, धमाका। कंकालों से टकराने वाली लकड़ियों की आवाज़ें रसातल में गूंज उठीं। जैसे ही जेरा ने अपने सभी हाथों से जोर से प्रहार किया, उसका डंडा हर मूर्ति के सिर पर सीधा नीचे की ओर गिरा। उसके हाथों में मौजूद डंडे आग की लपटों में घिर गए, क्योंकि उसने उन्हें भयानक घर्षण और शक्ति के साथ हर मूर्ति के सिर पर घुमाया, और तरबूज के कुचले जाने की तरह डंडे के उनके सिर पर गिरते ही वे हिंसक रूप से धूल में बदल गए। 20 सेकंड से भी कम समय में जेरस ने अपने आसपास की हर एक मूर्ति को नष्ट कर दिया, और तुरंत उसकी नज़र तेजी से नीचे की ओर गई और मूर्ति की सबसे दूर की गहराई पर टिक गई। उन पर मौजूद सैकड़ों खंडहर जल उठे और इच्छाशक्ति के साथ डंडे की नोक तुरंत लंबी हो गई और धारदार हो गई, क्योंकि जेरस ने डंडे को भाले में बदल दिया। एक जोरदार आह के साथ जेरस ने भालों को भयानक शक्ति के साथ नीचे फेंका, जिससे उसकी सभी 6 भुजाओं पर अविश्वसनीय नसें उभर आईं। दिव्य युद्ध संप्रदाय का दूत था दिव्य संप्रदाय के दूत के साथ संवाद कर रहा था, जब अचानक उसके दिल में एक हिंसक धमाका हुआ और उसकी नज़र तुरंत पूरी तरह से चौंक गई। अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जल्दी से ध्यान केंद्रित किया अन्य दूतों की उलझन भरी अभिव्यक्ति के लिए। अगले ही पल एक आकृति को आकाश में पोर्टल से नीचे उड़ते हुए भेजा गया, लेकिन भले ही अब तक 200 से अधिक प्रतिभाशाली लोग पोर्टल से बाहर फेंक दिए गए थे, यह एक शानदार दृश्य था, क्योंकि इसमें 5 विशालकाय 10 मीटर के भाले थे जो उसके माथे, उसकी छाती, उसके दाहिने कंधे और 2 पैरों में घुस गए, और वह बेतरतीब ढंग से नीचे उतरा, जिससे जमीन पर 10 मीटर की खाई बन गई। क्या बकवास है!